ओके बच्चों, शुरू किया जाए ऑप्टिक्स। सो ऑप्टिक्स दो पार्ट में मेनली डिवाइडेड है। एक बार शुरू से मैं पूरी बात बता दूं आपको। जो ऑप्टिक्स का पहला पार्ट है, दिस इज नोन एज माय रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो हमें बच्चों पढ़ना है, दिस इज अबाउट द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, है ना। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। दिस इज द लाइट travels in a straight path. Light travels in a straight path. So the rectilinear propagation of light का मतलब होता है light travels in a straight path. दूसरा पार्ट है फिजिकल ऑप्टिक्स, जहां से हम मॉडर्न फिजिक्स में भी घुसना शुरू हो जाते हैं। और फिजिकल ऑप्टिक्स का दो पार्ट है, वेव ऑप्टिक्स एंड क्वांटम ऑप्टिक्स। जो वेव ऑप्टिक्स है, इसका मतलब होता है विल स्टडी वेव बिहेवियर ऑफ लाइट। और जो क्वांटम ऑप्टिक्स का मतलब होता है विल स्टडी द फोटोन बिहेवियर ऑफ लाइट। ठीक है, अभी हमारी सारी कॉन्सेंट्रेशन रे ऑप्टिक्स को पढ़ने में होगी। दिस इज द बेस ऑफ ऑप्टिक्स, है ना। और यहां पर हमने इसके रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है ना, लेंसेज के बारे में पढ़ना है जहां रिफ्रैक्शन देखने के लिए मिलेगा। और फिर हमने पढ़ना है प्रिज्म के बारे में, है ना। बेसिकली यही तीन पार्ट है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड प्रिज्म। डिटेल में पूरे रे ऑप्टिक्स को समझते हैं। सो स्टार्ट करो नोट्स बनाना और सबसे पहला पॉइंट लिखो, रे। सो दो पॉइंट हमने पहले डिफाइन करना है, रे एंड बीम। पहला पॉइंट क्या डिफाइन करना है, बोलो बच्चों? रे एंड बीम। जनरली हम रे को बीम के टर्म्स में और बीम को रे के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। तो व्हाट इज रे? वेरी नैरो बीम और वेरी थिन बीम इज नोन एज रे। सो अ वेरी नैरो बीम इज रे, है ना। और एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि रे जो है, इट इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। दिस इज एन थ्योरेटिकल कंसेप्ट। कभी भी जब लाइट निकल रही होती है, तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि उससे कोई रे निकल रही है। उससे एक्चुअली कोई रे निकलती नहीं है, लेकिन उसके फेनोमेना को पढ़ने के लिए और समझने के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि वहां से एक रे निकल रही है। इससे उसके स्टडी को समझना और पढ़ना आसान हो जाता है। तो व्हाट इज बीम? बंडल ऑफ रे इज बीम। दिस इज बंडल ऑफ रे इज बीम। जो बंडल ऑफ रे होएगा, उसको हम क्या कहेंगे, बोलो बच्चों? बीम कहा जाए। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर देखो जरा सा, बीम कैसे। मान लो अगर आपने कोई भी एक टॉर्च लिया है, एक टॉर्च ले रखा है, और अगर आप टॉर्च को ऑन करते हो, तो उससे इस तरीके से बीम निकलकर जा रही हो, पैरेलल बीम, है ना। तो जो बीम है, ये फर्दर कुछ टाइप में कैटेगराइज्ड है। पहले रे और बीम दोनों के टाइप्स की बात कर लेते हैं। ये दिस इज बीम। और अगर मैंने यहां पर एक सिंगल लाइन ड्रॉ की है, तो दिस इज माय रे। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ बीम। एक टॉर्च से जब आपने लाइट निकाली, और जब आप एक सिंगल रे को बना रहे हो, सिंगल को बना रहे हो, तो दिस इज माय रे। नाउ रे इज ऑफ टू टाइप्स। रे मेरे पास दो टाइप का है। पहला रे कौन सा है, बोलो बच्चों? पैरा एक्सियल रे। द फर्स्ट रे इज नोन एज माय पैरा एक्सियल रे। तो क्या होता है, बोलो बच्चों? पैरा एक्सियल रे, ऐसा रे जिसका डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत छोटा हो, या अगर कोई वो एंगल बना रहा हो, तो वो एंगल भी बहुत छोटा हो, उसको हम क्या कहते हैं, बोलो बच्चों? पैरा एक्सियल रे, है ना। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ले लो, चाहे आप मिरर ले लो, चाहे आप लेंस ले लो। अभी आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो डिटेल में भी आपको बता दूंगा प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। मान लो मैंने कंकेव मिरर ले लिया, और अगर ये रे आ रही है, and let this distance, this height is h. So if h is small, h का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा होगा, या इसी कनकेव मिरर में अगर मैंने एक लाइट को किसी सर्टन एंगल पे भेजा है, तो दिस लाइन इज ऑल्सो मेकिंग एन वेरी स्मॉल एंगल विद द थीटा, है ना। तो
तो वो एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ थीटा है एंड थीटा इज स्मॉल, थीटा इज स्मॉल, तो दिस रे इज नोन एज माय पैरा एक्सियल रे, है ना। वी विल स्टडी all the ray optics, all the ray optics only considering the paraxial ray, only considering the only considering the paraxial ray, only considering the paraxial ray, है ना। तो हमें जब भी पढ़ना है हमने इसको इसी तरीके से पढ़ना है कि हमने केवल पैराएक्सियल रेज के बारे में ही पढ़ना है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ रे इज माय मार्जिनल रेज। क्विकली लेता हूं इस बात को भी, नॉलेज होनी चाहिए इस चीज की। सो नेक्स्ट इज माय मार्जिनल रेज। मार्जिनल रेज के केस में क्या हो जाएगा, अगर यही मैंने एक कनकेव मिरर लिया है एंड दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस और वहां जो आ रही है वैल्यू h, दिस h इज वेरी लार्ज, और अगर रे स्ट्राइक कर रही है एंड इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा, तो h if f the h and theta can be large, h and theta can be large। तो जो h और थीटा है वो क्या हो सकता है बोलो बच्चों, लार्ज हो सकता है, ठीक है। सो मार्जिनल रेज की जो स्टडीज है ये बहुत लिमिटेड है ना। हमने इसके बारे में बहुत डिटेल से ध्यान नहीं देना, क्योंकि जो लॉज है सारे वो सारे के सारे किसके लिए डिफाइंड है बोलो बच्चों, पैराएक्सियल रेज के लिए। ठीक बात है, मैंने ये बातें आपको एक बार समझा दी थी अभी, है ना। मैं दोबारा एक बार आपको इसके नोट्स बनवा दे रहा हूं। नेक्स्ट आगे चलते बच्चों, अब हमने बात करनी है, हो गया। ठीक है बच्चों, मार्जिनल रेज। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज द टाइप्स ऑफ बीम। टाइप्स ऑफ बीम, पहला कैसा होता है बोलो बच्चों मेरे पास, पैरेलल बीम। द फर्स्ट टाइप ऑफ बीम इज माय पैरेलल बीम, है ना। तो इसमें क्या होगा, जो रेज हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा होगा, देन दिस इज नोन एज माय पैरेलल बीम। द सेकंड इज माय कन्वर्जिंग बीम। द सेकंड टाइप ऑफ बीम इज माय कन्वर्जिंग बीम। कन्वर्जिंग बीम का मतलब क्या होगा, अगर रे ऑफ लाइट एक सिंगल पॉइंट पे या तो कन्वर्ज हो रहा हो
या फिर इट अपीयर्स टू कन्वर्ज, तो फिर यहां पर जो टर्म आएगा दिस इज नोन एज माय कन्वर्जिंग बीम। इतनी रेट बेटा, इस पॉइंट पर अगर ये कन्वर्ज कर रहा है, या तो एक्चुअली कर जाए या अपीयर हो, दोनों ही केस में कन्वर्जिंग बीम कहलाएगा ये, है ना, जब वो एक पॉइंट पर आता हुआ दिख रहा होगा। एंड द थर्ड टाइप इज माय डाइवर्जिंग बीम। द थर्ड टाइप इज माय डाइवर्जिंग बीम। ठीक है, डाइवर्जिंग बीम में क्या होता है, जो बीम है वो एक जगह से दूर जाता हुआ दिख रहा होगा। तो इस केस में हमने बीम को सिंगल पॉइंट से आता हुआ हमें दिख रहा होगा, तो दिस इज नोन एज माय कन्वर्जिंग बीम एंड डाइवर्जिंग बीम। ठीक है, सिंपल बात है, पैरेलल बीम, कन्वर्जिंग बीम एंड माय डाइवर्जिंग बीम। हो गया बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। द नेक्स्ट पॉइंट इज आवर ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? इट इज द पॉइंट ऑफ intersection of the point of intersection of incident rays, incident rays, it is the point of intersection of incident ray। या तो रे इंसिडेंट एक्चुअली वहां पे मिल रही हो या अपीयर्स टू हो रही हो, दोनों ही केसेस को हम इसको क्या कहेंगे, बोलो, ऑब्जेक्ट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको इसको समझाता हूं। मान लो ये मेरे पास कोई भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, मैं यहाँ प्लेन मिरर ले रहा हूं समझाने के लिए, और यहाँ पे एक कोई भी पॉइंट है और रेज यहीं से निकलकर आपके पास इसके तरफ आ रही है। ठीक है, आगे क्या होगा उसकी बात नहीं पता है, तो मैं इंसिडेंट रेज को IR के साथ लिख रहा हूं। तो दिस इज माय इंसिडेंट रे एंड दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट, तो दिस इज माय रियल ऑब्जेक्ट। दिस इज माय रियल ऑब्जेक्ट। तो इफ इंसिडेंट रेज, बच्चों समझ के पढ़ लो, बात करने में कुछ नहीं रखा हुआ। 4-5 महीने में पेपर है फाइनल, तुम अभी भी आपस में बात कर रहे हो, थोड़ी मेहनत कर लो समझने में। आज नप्रीत ट्राला ही चलाएगा क्या? पढ़ ले भाई। इफ इंसिडेंट रे इज एक्चुअली मीटिंग, इज एक्चुअली मीटिंग, एक्चुअली मीटिंग, इट इज रियल ऑब्जेक्ट, इट इज रियल ऑब्जेक्ट। अगर वो रेज एक्चुअली मीट कर रही है तो वो मेरे पास रियल ऑब्जेक्ट होगा। इसी में दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं कि ये मेरे पास एक कोई है और इंसिडेंट रेज कुछ इस तरीके से आपके पास आ रही है। और आप यहां पे याद रख सकते हो एक और चीज कि अगर इंसिडेंट रेज डाइवर्जिंग है तो ऑब्जेक्ट रियल होगा, है ना। और रख सकते हो कि इफ इंसिडेंट रेज are diverging in nature, are diverging in nature, object is real, object is real object। इस केस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपके पास क्या होगा, बोलो बच्चों, रियल ऑब्जेक्ट। फिर यहां से मेरे पास देखो इंसिडेंट रे है और ये इंसिडेंट रे एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, तो मैं इसको इधर बढ़ा रहा हूं, इधर बढ़ा रहा हूं, इधर बढ़ा रहा हूं, तो ये इंसिडेंट रे यहां आके मिल रहा है। तो दिस इज माय वर्चुअल ऑब्जेक्ट, दिस इज माय वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सो इफ इंसिडेंट रे इज नॉट एक्चुअली मीटिंग, या इफ इंसिडेंट रे appears to meet, is appears to meet, if incident ray appears to meet, the object is virtual object, the object is virtual object। सेकेंड पॉइंट आप सीधे लिख सकते हो कि अगर इंसिडेंट रेज किस तरह का नेचर का हो, कन्वर्जिंग नेचर का हो, तो इफ इंसिडेंट रेज आर converging in nature, or converging in nature,
converging in nature, object is virtual object. Object is virtual object. ठीक है, तो ये रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात होगी। अब इमेज की बात कर लेते हैं बच्चों, क्विकली जरा सा। तो व्हाट इज इमेज? इमेज साथ साथ करो, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है मैंने, साथ साथ करो। इमेज क्या है भाई? तो द पॉइंट at which reflected rays will meet, reflected या refracted rays है ना, reflected और refracted rays will meet, है ना। the point at which reflected or reflected rays will meet is object, is known as is known as image, is known as image। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेस के मीट करने से होगा। यहां जरा ध्यान से देखना, फिर से मैं यहां पर एक ऑब्जेक्ट ले रहा, सॉरी इंस्ट्रूमेंट ले रहा हूं, और अब रिफ्लेक्टेड रेस कुछ इस तरीके से जा रही है। दीज आर रिफ्लेक्टेड रेस। मैं आपको बार बार कहूंगा कि आप हमेशा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को दिखा दिया करो। तो ये कैसा रिफ्लेक्टेड रेज है? दीज आर डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज। या मैं पूरा डायग्राम यहीं पर बना देता हूं, उससे समझने में आपको और आसानी होगी। मैं एक बार में ही पूरी बात ले लेता हूं, मैंने वहां पर ले रखी एक बार। तो अभी आपने जैसे कि देखा था कि मेरे पास एक यहां पर ऑब्जेक्ट रखा था, और इस ऑब्जेक्ट से डाइवर्जिंग रेज निकल कर आ रही थी मेरे पास। तो ये मेरे पास इंसिडेंट रे है। अब ये इंसिडेंट रे यहां से रिफ्लेक्ट बैक करेगी। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। और ये रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर आकर मीट कर रही है, ये रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर आके मीट कर रही है, नाउ दिस इज माय इमेज, दिस इज माय इमेज। तो मैं इमेज में एक साथ ही बना दे रहा हूं। दिस इज माय इंसिडेंट रे, ये मेरे पास मेरा रिफ्लेक्टेड रे है, ये मेरे पास मेरा रिफ्लेक्टेड रे है, एंड दे अपीयर्स टू मीट। अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट कैसा है? दिस इज माय रियल ऑब्जेक्ट, और जो यहां इमेज बन रही है, दिस इज माय वर्चुअल इमेज। तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए मेरे पास वर्चुअल इमेज बन रही है। अगर आप रिफ्लेक्टेड रेज को देखोगे तो रिफ्लेक्टेड रेज कैसा है? डाइवर्जिंग इन नेचर। तो मैं सीधे लिख सकता हूं यहां पे, डाइवर्जिंग reflected rays forms virtual image, forms virtual image। तो जो डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज है वो मेरे पास कैसी इमेज बनाएगा? बोलो बच्चों, वर्चुअल इमेज बनाएगा। नाउ मैं नेक्स्ट कंडीशन ले रहा हूं इसी के अंदर में, कि ये मेरे पास एक प्लेन मिरर था, और अब मेरे पास इंसिडेंट रे कुछ इस तरीके से थी। उस केस में इंसिडेंट रे कुछ इस तरीके से था, तो यहां पर जाकर इसके ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन हो रही थी। तो दिस वाज माय वर्चुअल ऑब्जेक्ट, दिस वाज माय वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो अब ये रेज रिफ्लेक्ट बैक करके मिलेगी, यहां से रिफ्लेक्ट बैक करके आई, यहां से आई, और यहां से रिफ्लेक्ट बैक करके आई, और ये सब यहां पर मिल रही है, एंड दे आर एक्चुअली मीटिंग। तो ये मेरे पास होगा मेरा रियल ऑब्जेक्ट, दिस इज माय रियल इमेज, रियल इमेज। ये मेरे पास रिफ्लेक्टेड रेज है। तो आपको दिख रहा है रिफ्लेक्टेड रेज आके मिल रहा है, तो रियल इमेज बन रही है। सो फॉर कन्वर्जिंग, फॉर कन्वर्जिंग reflected rays, image will be real image, image formed will be real image। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हो रही है बच्चों, वो मेरे पास कैसी इमेज हो रही है? बोलो, रियल इमेज हो रही है ना। अभी क्वेश्चन आएगा तो बात समझ में आएगी। जल्दी नोट डाउन करो।
मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर भी दिया था कि मैं प्लेन मिरर के सामने खड़ा हूं तो प्लेन मिरर के बिहाइंड पे मेरी एक इमेज बनी है और उसके सामने अगर एक और प्लेन मिरर रखा है तो वहां भी जाकर मेरी दूसरी इमेज बन रही है। तो यहां से मैं रियल ऑब्जेक्ट था, वर्चुअल इमेज बनी। नाउ दिस वर्चुअल इमेज इज बिहेविंग लाइक एन वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द अनदर रियल इमेज। ठीक है, तो ये बात हमने डिस्कस कर रखी थी। आओ आगे चलूं। जल्दी लिखो यार, बेसिक बातें लिखाई है। चलो आगे। सब कुछ करेगा, अगर प्लेन मिरर है तो लेंसेज में नहीं करे या स्फेरिकल मिरर में नहीं करे। आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं इसके आगे। तो एक पॉइंट आपने यहां पे याद रखना है कि प्लेन मिरर नेवर चेंजेस द नेचर ऑफ बीम इंसिडेंट ऑन इट दैट इज if incident rays are converging, if incident rays are converging, है ना, अगर इंसिडेंट रेज कन्वर्जिंग then reflected rays will also be converging, then reflected rays will also be converging and so on, है ना। जैसा रे आएगा वैसे कोई रिफ्लेक्ट कर देगा। मैंने डायग्राम में बना दिया है, एक बार दोबारा क्विकली समझा दे रहा हूं। इंसिडेंट रे आया, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे, इंसिडेंट रे आया, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे, इंसिडेंट रे आया, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे। यहाँ पर अगर इंसिडेंट रे कन्वर्जिंग इन नेचर है, दिस इज इंसिडेंट रे। यहाँ पे हमेशा आप मेंशन करोगे, नहीं तो आपको हमेशा कंफ्यूजन रहेगी। यहाँ पर ये मेरे पास मेरा इंसिडेंट रे है। नाउ इंसिडेंट रे इज कन्वर्जिंग इन नेचर, तो इसके साथ जो रिफ्लेक्टेड रे बन रहा है दिस इज ऑल्सो कन्वर्जिंग इन नेचर। तो रिफ्लेक्टेड रे भी जो है वो आपके पास क्या है, बोलो, कन्वर्जिंग इन नेचर। इसके बाद क्या है, थर्ड, अगर इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग इन नेचर है, यहाँ मुझे दिख रहा है इंसिडेंट रे अगर डाइवर्जिंग इन नेचर है, तो इसके बाद जो रिफ्लेक्टेड रेज है these are also diverging in nature. So this is my incident ray and this is my reflected. So incident ray अगर diverging in nature था तो reflected ray जो है वो भी diverging in nature है। तो ये कभी nature of image को change, nature of beam को change नहीं कर रहा होता। ये डायग्राम हमने ऑलरेडी बना रखा है, जस्ट फॉर मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बात समझा दी। चलो आगे।
हो गया? सब बता दिया मैंने एक दिन पहले भी। फिर ठीक है। अब इसके बाद हमने एक पॉइंट डिस्कस करना है विच इज फील्ड ऑफ व्यू। और यहां ध्यान से देखो, इसको मैंने बस एक एग्जांपल से समझाया था, इसको मैं पूरी डिटेल में बताता हूं। पिछली बात मैंने आपको समझा दी थी, इतनी बात मैंने दोबारा आपको बस नोट्स बनाने के लिए और रिकॉर्डिंग के लिए पढ़ाई है ताकि आप बात को दोबारा रिवाइज कर सकें। समझना फील्ड ऑफ व्यू क्या है। फील्ड ऑफ व्यू दो चीजों का होता है। पहला होता है फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर, और दूसरा होता है फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज। दोनों एग्जांपल से आपको समझाता हूं, पहले प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं। आप अपने कार की, बाइक की साइड मिरर को ऐसे सेट कर रहे हो कि वो आपको वहां पर कुछ चीजें दिख रही है, तो आपको जहां तक उस मिरर की हेल्प से दिख रहा है दैट इज द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है ना? अगर कोई कार उस उस मिरर के रेंज से बाहर होगी तो आपको वो पीछे से नहीं दिखेगी, क्योंकि वो आपके फील्ड ऑफ व्यू से क्या है, बाहर है। सिमिलरली देयर इज अ फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज। इमेज का कैसा है कि कोई एक इमेज है, उस इमेज को देखने के लिए आपको उस जगह पर बैठना पड़ेगा। एग्जाम्पल कि आपने मिरर को ड्राइवर के हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है, तो ड्राइवर बैठकर उधर का फील्ड देख पा रहा है, वहां पर कोई कार है उसको ड्राइवर देख पा रहा होगा। आप ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठ जाओ, आपको वो कार नहीं दिखेगी जो ड्राइवर को दिख रही हो। आपको मिरर दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, लेकिन आपको मिरर के अंदर से कुछ अलग चीजें दिखेंगी, वो चीजें दिखेंगी जो ड्राइवर को नहीं दिख रही है। तो आपका फील्ड ऑफ व्यू कुछ और है, ड्राइवर का फील्ड ऑफ व्यू कुछ और है। अगर पीछे से कार आ रही है, आप अपने ठीक बगल वाली सीट पर बैठ के देखो, पीछे से आने वाली कार आपको साइड व्यू मिरर पे नहीं दिखेगी, लेकिन जो ड्राइवर है उसको दिखेगी, क्योंकि उस इमेज की फील्ड ऑफ व्यू में ड्राइवर है, आप नहीं है। पहले मैं ऑब्जर्वर का फील्ड ऑफ व्यू दिखाता हूं। जैसे देखो, पहले फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर की बात करते हैं। ये मान लो कोई एक प्लेन मिरर है। फील्ड ऑफ व्यू से जेई में कई बार क्वेश्चन आया है, सुनने में कंसेप्ट थ्योरेटिकल लगता है, बट बहुत बार इससे क्वेश्चन देखा गया। अगर मैं इससे कोई दो रेज ले लूं जो ये इसके एक्सट्रीमिटीज से पास करता हुआ जा रहा है ना? रेज सीधी रहे तो अच्छी है। इसके एक्सट्रीमिटीज से पास करता हुआ जा रहा है, तो ये रेज अगर क्रॉस करके ऑब्जर्वर के किसी के आई में अगर आ रहा होगा, अगर ये किसी ऑब्जर्वर के आई में रेज जा रही है और ये रेज मिरर के एक्सट्रीमिटीज तक जा रही है, तो ये जो सारा रीजन यहां पे निकल कर आएगा, ये जो सारा स्पेस आप देख रहे हो जहां तक ये रेज है, दिस इज द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर। दिस इज द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर। ये सारा उस ऑब्जर्वर का फील्ड ऑफ व्यू होगा, उसको ये सारी रेज यहां से दिख रही होगी जाते हुए इस ऑब्जेक्ट। अब किसी इमेज की फील्ड ऑफ व्यू की बात करते हैं जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को, आओ समझाता हूं। यहां से मान लो ये कोई एक मिरर है, प्लेन मिरर है, थोड़ा छोटा कर दो समझने के लिए, और इससे यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। लेट्स से देयर इज एन ऑब्जेक्ट, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। एक बात आप अपने दिमाग में बिठा लो कि आपको कोई चीज दिखती क्यों है। आपको कोई चीज तभी दिखती है अगर उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट करके आने वाली लाइट आपके आंखों तक पहुंचती है, तभी आप उस चीज को देख पाते हो। मैं तुम्हें क्यों देख पा रहा हूं? यहां से जितनी लाइट है वो लाइट तुमसे स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट बैक करके मेरी आईज पर आ रही है, तो आप मुझे दिख रहे हो। अगर वो रेज नहीं आएगी तो मैं आपको देख नहीं पाऊंगा।
तो सिमिलरली इस ऑब्जेक्ट की अगर आप इमेज की फॉर्मेशन करने जाओ तो यहां से एक रे इधर की तरफ जाएगी जो यहां से रिफ्लेक्ट बैक करके यहां चली जाएगी। ठीक है, मैं बिल्कुल एज एज की रेज ले रहा हूं। सिमिलरली और भी बीच में बहुत सारी रेज टकरा के जा रही होगी और तीसरी एक और रे यहां पर आएगी, दूसरी जो यहां की तरफ चली जाएगी। दिस इज माय इंसिडेंट रे, दिस इज अनदर इंसिडेंट रे एंड दिस इज माय, दीज आर टू माय रिफ्लेक्टेड रे। क्या आपसे टकरा के मेरे पास दो ही रिफ्लेक्टेड रे आ रही होगी? नहीं, बहुत सारी आ रही होगी। अगर मुझे बैठा हुआ अयान की मुंडी और पैर दोनों दिख रहे हैं तो एक रे इसकी मुंडी से मेरे आंख पे आ रही है और एक इसके पांव से मेरे बीच में आ रही है। बीच में भी जितनी जगह है उनसे भी रेस टकरा कर आ रही। ठीक है, अंदर वाला नहीं। हाँ। तो वहां से भी रेस टकरा कर मेरे पास आ रही है। ठीक है, तो मुझे अयान ऊपर से नीचे तक पूरा दिख रहा है। ठीक है, इसी तरीके से ये ऑब्जेक्ट की इसके बीच में और भी कई रेज है जो टकरा के इधर से इधर की तरफ जा रही हो। ठीक है, अब यहां पे बहुत सारी रेज होंगी। अगर कोई ऑब्जर्वर यहां पे बैठा हो, अगर कोई ऑब्जर्वर यहां बैठा हो तो क्या, ये देखो, अच्छा इमेज कैसे बनती है वो जरा देख लेते हैं बच्चों। ये दो रेज जहां पर जाकर मिलेगी वहां पर क्या बनेगी इसकी इमेज। ये डिस्टेंस अगर x होगा तो आगे मैं आपको पढ़ा दूंगा कि ये डिस्टेंस भी, मैं तो ऐसे रफली बनाई है, अगर आप चाहो थोड़ा सा इसको मैं और ऐसे कर देता हूं कि मिलता हुआ दिखे थोड़ा, है ना। ये यहां से एक रे ऐसे आएगी, यहां से ये वाली रे आएगी ना। मैंने रफली स्केच किया है ना, ये एंगल भी दोनों बराबर नहीं है। चलो तो एक फिर से बनाता हूं, जब बना ही रहा हूं तो फिर पूरा बनाता हूं। ये ऑब्जेक्ट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, बोर्ड पे फ्री हैंड डायग्राम बना रहा हूं ना। सिमिलरली ये दूसरा इंसिडेंट रे, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे। इतनी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो यहां पर कहीं पर ऑब्जेक्ट होगा और यहां पर जाकर इसकी क्या बन जाएगी बोलो बच्चों, इमेज। ये मिरर है बीच में, है ना, ये रखा हुआ है बीच में मिरर। रेस जरा ध्यान से देख लो, ये सीधी जाएगी। मैंने अपने समझने के लिए इसको थोड़ा टिल्ट कर लिया है। अच्छा, एक उपाय है हमारे पास, है ना। ये मेरे पास सॉरी, ये मेरे पास मेरा इंसिडेंट रे था। लो जी, ये तो हो ही सकता है। ठीक है ना, अब देखो सीधा लग रहा है, काम बन गया। इसको भी ऐसे ही कर दूंगा थोड़ा सा। तो ये रिफ्लेक्टेड रेस जहां पर जाकर मीट कर रही है, एपीएस टू मीट। तो ये ऑब्जेक्ट कैसा है मेरे पास बोलो बच्चों, रियल ऑब्जेक्ट। इसकी कैसी इमेज बन गई मेरे पास, वर्चुअल इमेज। पर मुझे इमेज और ऑब्जेक्ट आपको नहीं समझाना था, समझाना क्या था वो जरा देखो। अगर कोई ऑब्जर्वर यहां पर बैठा होगा, ध्यान से देखना, यहां पर अगर आपके पास कोई भी ऑब्जर्वर अगर बैठा होगा तो इस ऑब्जर्वर को ये इमेज दिखेगी कि नहीं दिखेगी? कभी नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि इससे इंसिडेंट होके निकलने वाली सारी रेस कहां लाया करेगी, इस रीजन में लाया करेगी। बोलो यस और नो। अगर यहां पर कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ होगा, यहां पर अगर मेरे पास कोई ऑब्जर्वर बैठा होगा तो उसको ये इमेज क्या कर रही होगी बोलो, दिख रही होगी। तो ये किसका फील्ड ऑफ व्यू हुआ, ये जो सारा रीजन हुआ ये किसका फील्ड ऑफ व्यू हुआ, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज। नहीं ऑब्जर्वर कहां, इमेज का। इमेज को अगर आपने देखना है तो इस रे और इस रे के बीच में कहीं आकर बैठना पड़ेगा। तो दिस इज द रीजन ऑफ फील्ड ऑफ व्यू ऑफ, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज, है ना। इसको क्या होगा, इसको इमेज नहीं दिखेगी क्योंकि ये इमेज की फील्ड ऑफ व्यू से बाहर है। आगे बात समझ, है ना। तो दिस इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू। ये फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज है सारा रीजन। और यहां पर ये जो आप, अच्छा एक
और बनाया था मैंने? अच्छा, वो भी क्लियर हो गया। चलो वो भी कोई बात नहीं, मैं दोबारा दिखा देता हूं। तो पहले आपको बात समझ में आ गई। तो ये फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज हो गया है ना। दूसरा देख लो, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर, दोबारा बना देता हूं। तो फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर, ये पॉइंट मैं दोबारा डिस्कस कर दे रहा हूं। ये जरा देखो, ये है मिरर। अगर इसका फील्ड ऑफ व्यू कहां से कहां होगा? इसकी एक्सट्रीमिटीज, है ना। और इस जगह पर ही मैं लाकर एक अगर अपना ऑब्जर्वर दिखा बिठा दूं, तो यहां से मेरी इंसिडेंट रेज जा रही है, इधर की तरफ जा रही है। ये जो सारा रीजन है, ये सारा किसका फील्ड ऑफ व्यू है? दिस इज द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर। जैसे मैं यहां खड़ा हूं, अब यहां से मैं जहां तक देख पा रहा हूं, ये सब मेरी क्या है? फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पर एक मिरर रख दूं, तो उस मिरर से यहां पर बैठे हुए बच्चे को इधर वाले की इमेज दिखनी शुरू हो जाएगी, बिना मुंडी घुमाए, है ना। यहां अगर मैं एक मिरर रख दूं, तो कई बच्चों की यहां से रे आएगी, यहां से टकरा के जाएगी, जिस तक जाएगी उसकी इमेज उसको दिखनी शुरू हो जाएगी। और हो सकता है कि यहां मिरर रखा है मैंने और यहां पर कोई लड़का बैठा है, तो यहां पर बैठे किसी बच्चे को उसकी इमेज नहीं दिखेगी, क्योंकि वो उसका फील्ड ऑफ व्यू से बाहर है। ठीक है। सुनने में काम आसान लगता है, बट इस पे क्वेश्चन कई बार आता हूं। अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा इस पे किस तरीके का आता होता है। तो पहले टॉपिक दोबारा लिखते हैं, फील्ड ऑफ व्यू, और इसके दो हेडिंग बना लो। पहला, ये किसका बनाया था? फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज। क्या बेटा, लिख लिया? पीछे पेज पर है? पीछे पेज पे तो सन्नाटा है। एक और पीछे करो। उड़ गया भाई, उड़ गई चिड़िया। फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज, बना लो, डायग्राम बना लो। इसके पिछला डायग्राम नीचे बना तो दिया, सुधबुद्धि नहीं है। इसका पिछला डायग्राम फिर नीचे बना दिया। हो गया ये? हो गया बच्चों? चलो फोटो खींच लो, फिर तुमसे होगा भी नहीं, आधा घंटा लगेगा तुम।
बस मेरी डायग्राम रे ऑप्टिक्स के लिए ही अच्छी है। चलो जल्दी फोटो खींचो, तुम लोग एक एक दिन में बनाओगे डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्रॉपर्टीज ऑफ images formed by plane mirror. First property, object distance is equal to image distance. Object distance is equal to image distance. That is, ये अगर मेरे पास एक प्लेन मिरर है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है जो x डिस्टेंस पे रखा है, तो इससे x डिस्टेंस दूर ही मेरे पास मेरी इमेज हो। ये आपने हमेशा याद रखना है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू माय इमेज डिस्टेंस, है ना। सेकंड प्रॉपर्टी है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन, ये मेरे पास अगर कोई प्लेन मिरर है, ये अगर P लिखा हुआ है तो ये P मुझे यहाँ ऑपोजिट दिखेगा। ये डिस्टेंस अगर x पे था तो ये मेरे पास x डिस्टेंस पर आएगा। दो बेसिक प्रॉपर्टीज, ये भी मैंने आपको बता दिया था। वन डिग्री का हो गया। हो गया बच्चों, नेक्स्ट लिखो। देखो दो प्रॉपर्टीज देखना जरा ध्यान से, न्यू प्रॉपर्टीज बता रहा हूं यहां पर। पहला, अगर ये कोई प्लेन मिरर है, एक एक करके बता रहा हूं, पहले सुन लो इसको। यहां पर अगर ऑब्जेक्ट, इसको मैं ऐसे ले रहा हूं, दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड दिस इज माय वाई एक्सिस। दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस। जितनी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट इमेज की तरफ मिरर की तरफ बढ़ना शुरू करेगा, यहां पर जो इमेज है वो सेम ही वेलोसिटी के साथ इसके तरफ बढ़ना शुरू करेगा। तो याद रखोगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस, अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, है ना। क्योंकि इसकी डायरेक्शन अगर लेफ्ट टू राइट है तो उसकी डायरेक्शन की जगह बोलो राइट टू लेफ्ट है। लेकिन इसी की जगह पर अगर आप एक कोई प्लेन मिरर रखते हो, पहले बात सुन लेना ध्यान से, और ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग वाई एक्सिस, तो इमेज सेम ही वेलोसिटी के साथ वाई एक्सिस की तरफ जा रहा हो। सो इन दिस केस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग वाई एक्सिस। पहली कंडीशन ये थी कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था। पहली कंडीशन क्या थी? ऑब्जेक्ट वाज मूविंग, ऑब्जेक्ट वाज मूविंग। इसमें एक चीज याद रखना कि अगर आप ऑब्जेक्ट को सर्टेन एंगल पे मूव कराओगे तो आप उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट ले लोगे, फिर सिमिलरली यू विल गेट द वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एंड द वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, और आप उसको सॉल्व कर दोगे। ठीक है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि प्लेन मिरर इज मूविंग, समझ लो पहले, मिरर इज मूविंग, मिरर इज मूविंग। अब अगर मिरर ही मूव कर रहा हो तो मिरर भी मूव करने की दो बातें हो सकती है कि मिरर अगर ऊपर की तरफ वाई एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, तो यहां पर मेरे पास ऑब्जेक्ट है और यहां पर मेरे पास इमेज है, तो इस केस में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। तो मान लो मैं यहां खड़ा हूं और यहां सामने मिरर है
और अगर मिरर ऊपर की तरफ जानी शुरू करेगी तो यहां से बस मिरर सतह में से निकल जाएगी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इमेज की वेलोसिटी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या था, मिरर वाज मूविंग अलोंग वाई एक्सिस। इसी के जगह पर अगर ये मेरे पास मिरर रखा है और ये मिरर आगे अगर v वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर गया, नाउ इन दिस कंडीशन अगर ये ऑब्जेक्ट है और यहां पर इमेज है, तो इमेज इधर के तरफ 2v वेलोसिटी से मूव करना शुरू करेगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि डिस्टेंस दोनों के बीच का हमेशा क्या रहना है, सेम रहना है। तो अगर ये v वेलोसिटी से आगे आ गया तो देखो जरा सा एग्जांपल देके समझाता हूं, यहां पर देखना जरा सा एग्जांपल देके समझ लो क्यों 2v हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट था, यहां था मेरा प्लेन मिरर एंड दिस डिस्टेंस वाज माय x, और इससे ठीक x डिस्टेंस पे दूर मेरे पास क्या बनी हुई थी बोलो, इमेज। ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज था। अब देखो अगर मिरर आगे आ गया है ना, मिरर यहां आ गया, तो अगर मिरर इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पर आ गया, मान लो x/2 पर आ गया, ये x/2 पर आ गया, तो जो इमेज है उसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, अब x और इतनी पूरी x। अब यहां पर क्या कहते हैं उसको, मिरर ने कितना डिस्टेंस कवर किया, x/2, लेकिन इमेज को कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, x कवर करनी है, तभी वो यहां पर आके बनेगा। तो इसका मतलब इमेज को हमेशा मिरर से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, डबल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। इसीलिए आप ये बात हमेशा याद रखना, मैंने समझाने के लिए आपको बात बता दी, आप डायरेक्टली याद रख सकते हो कि अगर वेलोसिटी ऑफ मिरर ये है, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर रेस्ट पे, सॉरी, सो v इज द वेलोसिटी ऑफ मिरर and 2v is the velocity of image। फिर से बात याद रख लो, अगर ऊपर की तरफ y वेलोसिटी से जा रहा है, इमेज भी y वेलोसिटी से जाएगा, ये vx से जा रहा है तो ये माइनस vx से आएगा। ठीक बात है, ठीक है। अगर मिरर को ऊपर की तरफ ले जा रहे हो तो ऑब्जेक्ट इमेज पे कोई चेंज पड़ने वाला नहीं है। अगर मिरर को x डिस्टेंस से मूव करोगे या v वेलोसिटी से मूव करोगे तो इमेज कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा, उसके डबल वेलोसिटी से मूव करेगा। ठीक बात है। एक और पॉइंट यहां पे ले लेता हूं जल्दी से, उसके बाद आप आराम से नोट डाउन करना। अगर ये मेरे पास प्लेन मिरर है, ये मेरे पास प्लेन मिरर है, और अगर मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लूं O, और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से यहां घूम रहा है, इधर की तरफ घूम रहा है, ठीक है, तो यहां पर जो इसकी इमेज होगी वो इमेज भी ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से ही घूमेगा। So angular velocity of image and object and image will remain same, but the sense of rotation will be opposite, है ना। So if object is rotating with omega, the image will, भाई जो भूल गए वो लिखना ब्रैकेट में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, the image will also rotate with omega, but their sense of rotation will be opposite, but their sense of rotation will be opposite। तो आप यहां देख सकते हो, it is moving in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, रोटेट कर रहा है, तो ये कैसे रोटेट करेगा बोलो बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। आखिरी पॉइंट, अगर ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है और ये मेरे पास प्लेन मिरर है, मैं हैरान हूं, ऑप्टिक्स जैसा क्रिटिकल टॉपिक चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस हो रहा है, पर कई लोग बात कर रहे हैं। गारंटी लिखवा लो ब्लैंक पेज पर, 60 नंबर 80 में क्रॉस नहीं कर सकोगे। अगर कर गए मैं नाम बदल लूं, मैं गारंटी बता रहा हूं इस बात की तुमको, पूरी पूरी गारंटी। 80 में 60 नहीं क्रॉस कर सकोगे। 15 नंबर का तो ऑप्टिक्स है, हवा नहीं लगेगी तुम्हें। समझने से पहले ही तुम डिस्कशन किए जा रहे। अगर उसके साथ कंफर्टेबल हो प्लीज कंटिन्यू रखो, मुझे कोई परेशानी नहीं। तो अगर ये एक्स डिस्टेंस पर है और अब मैं ऑब्जेक्ट को रोटेट करने की जगह पर, यहां पे कौन रोटेट कर रहा था, ऑब्जेक्ट वाज रोटेटिंग, ऑब्जेक्ट वाज रोटेटिंग, ऑब्जेक्ट वाज रोटेटिंग। यहां पर
मिरर इज रोटेटिंग, मिरर इज रोटेटिंग। आप बुक जाके अपना एसएल खोलना, दिया हुआ भी नहीं है आदि टॉपिक्स। अगर मिरर रोटेट करेगा तो ये बात आप याद रखना कि अगर मैंने मिरर को यहां से थीटा एंगल से रोटेट कर दिया है तो आप याद रखना अब क्या होने वाला है, देखना जैसा बच्चों। मिरर रोटेट कर गया तो ये डिस्टेंस मेरे पास x है। अब पहले इमेज कहां पर थी, इमेज इस जगह पर थी, दिस वाज द पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज को कहां आना है, अब यहां आना है इमेज को। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपको याद है क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ये प्रॉपर्टी कभी भी नहीं चेंज होगी। अगर ये x था तो ये x है, अब ये y है तो ये डिस्टेंस भी y होगा। तो ये अगर थीटा एंगल से रोटेट करेगा तो इमेज हमेशा 2 थीटा एंगल से रोटेट करेगा। अब कभी जब सिलेबस खत्म हो जाएगा बोलोगे तो मैं इसको डिटेल में प्रूव करके भी दिखा दूंगा सिमिलर ट्रायंगल से। केवल आप इसमें पॉइंट ये याद रखोगे कि इफ मिरर विल रोटेट with angle theta, the image will rotate with angle 2 theta. Image will rotate with angle 2 theta. मैं लिख देता हूं, आराम से इसको नोट डाउन कर लो। ये यहां कहां से था बच्चों, बता दो मेरे को एक बार। यहां से है, ऑब्जेक्ट वॉज मूविंग। इसका पिछला पेज तो नहीं रहता है कुछ, ये हो गया था, ठीक है। आराम से यहां से क्विकली नोट डाउन कर लो इन पॉइंट्स को। आप घर पे थ्योरी में भी इसको लिख लेना, है ना, बिकॉज दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाद में इस पर आपको बैक साइज पे भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है।